अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल तो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन सुबह ही सुबह ना चाहते हुए भी लाशऊरी तौर पर उसे इज़्ज़त का इंतज़ार था। मेन रोड की बेल बजी तो वो मेन डोर की बेल बजी तो वो अपने बेडरूम में थी। पाँव की मोच की वजह से खुद बेडरूम से निकलकर बाहर भी नहीं आ सकती थी। फ़रीदा फ़रीदा उसने ऊंची आवाज़ में मुलाज़िमा को पुकारा, लेकिन वो ऊपर अपने कमरे में थी और फ़रीदा नीचे काम कर रही थी। बंद कमरे से उसकी आवाज़ नीचे कैसे पहुंचती। वो कंबल हटाकर खुद ही उठी और एक पाँव का सहारा लेकर बमुश्किल दर्द सबत करती हुई बाहर निकल आई। फ़रीदा उसने रेलिंग के करीब आकर दोबारा आवाज़ दी। जी छोटी बीबी, आपने बुलाया? वो भागी आई थी। बाहर मेन डोर की बेल बज रही है। कौन था? उसने इशारा करके पूछा। छोटी बीबी, साहिबा, वो चौकीदार अखबार और मैगज़ीन देकर गया है। उसने बेल बजाई थी। फ़रीदा के जवाब पे उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया था। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। उसने आहिस्तगी से सर हिलाकर कहा और पलट कर अपने बेडरूम में आ गई। बाथरूम में जाकर ब्रश किया और पेशानी से नीचे चेहरा धोकर बाहर निकल आई। क्योंकि पेशानी पे पट्टी बंधी हुई थी इसलिए पेशानी नहीं भिगो सकती थी। फिर कपड़े तब्दील किए और बड़ी मुश्किल से फ़रीदा के साथ नीचे उतर आई। फ़रीदा उसका नाश्ता लगा चुकी थी। रात को मैडम का फ़ोन आया था तो उस आपका पूछ रही थी। फिर मैंने कहा कि आपको बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत खून बहा है, डॉक्टर ने टांके भी लगाए हैं। मुलाज़िमा ने तफसील बताई। फिर वो बहुत परेशान हुई थी। फिर उसके फिर ने फ़रीदा को खामोश करवा दिया। बताओ ना फिर क्या कहा उन्होंने? कशमारा जानबूझकर पूछ रही थी। फिर क्या कहना था उन्होंने? फ़ोन बंद कर दिया। कह रही थी, छोटी बीबी का ख्याल रखना, सुबह फ़ोन करूँगी। मैं भी ये ही सुनना चाहती थी। और वो कुछ कह भी नहीं सकती। तुम अगर उनसे कहती कि कशमाला का सर कट गया है तब भी वो कहती उसके सर का ख्याल रखना, मैं दोबारा फ़ोन करूँगी। उसे तल्खी से कहते हुए सर झटका। नाश्ता करने लगे। इतने में फ़ोन बजने लगा। फ़रीदा तेज़ी से लाउंज में रखे सेट के पास गई। हेलो जी, वो घर पे नहीं है। कशमाला फ़रीदा की आवाज़ पे आसानी सुन रही थी। वो मैडम के साथ दुबई गई हैं। उनकी बार कशमाला के कान खड़े हो गए थे। वो तेज़ी से कुर्सी धकेल कर खड़ी हो गई और तकलीफ़ के बावजूद लाउंज पहुँच गई। नाश्ता यूं ही अधूरा पड़ा था। फ़ोन बंद मत करना, काशमारा ने तेज़ी से आवाज़ दी, लेकिन फ़रीदा ने फ़ोन रख दिया। वो जी रॉन्ग कॉल थी। उसने बहाना घाड़ा। चटा। काशमारा ने आओ देखा ना ताओ उसे जन्नाटा दार थप्पड़ दे मारा। इडियट, रॉन्ग कॉल नहीं, मेरे पापा का फ़ोन था और तुम उनसे झूठ बोल रही थी कि मैं घर पर नहीं हूँ। वो सांप की तरह पंका रही थी और दिल चाह रहा था वो फ़रीदा का खड़े खड़े कीमा बना दे। छोटी बीबी, वो मैडम ने मना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। वो फ़रीदा को सचमुच मार देने के दर पे थी और फ़रीदा को पता था कि वो घर में अकेली है, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है, इसलिए फ़ौरन वहाँ से हट गई। लेकिन कशमाला का अफसोस फिर भी कम नहीं हुआ। वो वहीं सोफे पर बैठ कर रोने लगी। कितने दिन हो गए तो उसने शाहनवाज़ हैदर की आवाज़ नहीं सुनी थी, ना ही वो इस्लामाबाद आए थे। वो अंदर ही अंदर उन्हें कितना याद करती थी, ये उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। आज उनके फ़ोन का पता चला तो एकदम खुश हो उठी थी। लेकिन उसके एक पल की खुशी को फ़रीदा ने रिसीवर क्रैडल पर रख के ख़त्म कर दिया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। गुड मॉर्निंग। अचानक लाउंज के दरवाजे से इज़्ज़त अफंदी की आवाज़ उभरी थी। कशमारा ने चौंक कर देखा था। अलबत्ता ये और बात थी कि इज़्ज़त भी उसे देख कर चौंक गया था, क्योंकि वो रो रही थी। उसके गुलाबी रुखसार आंसुओं से भीगे हुए थे और आंखों की तीखी काट बेबसी में ढीली हुई लग रही थी। इज़्ज़त को ये कशमाला पहले चंद दिनों वाली कशमाला से बहुत मुख्तलिफ लगी। कशमाला हैदर की आंखों में आंसू। वो करीब आते हुए हैरत से पूछ रहा था, आंसुओं के नसीब इतने अच्छे कब से हो गए? ओए होए, सैलाब लाने का इरादा है क्या? मुल्क के हालात तो पहले ही इतने ख़राब है कि सैलाब बर्दाश्त नहीं होगा गरीबों से। उसे चुटकी बचाते हुए उसे मतवजा किया। अरे सुबह सुबह घर में रोना धोना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम भी करती हो। वो उसे बहलाते हुए सब बहलाने के सब जतन कर रहा था, लेकिन उसके आंसुओं की रवानी में कोई कमी नहीं आई थी। देखिए मोहतरमा, मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन फिर भी मैं अपने मसरूफ़े से आपके लिए टाइम निकाल कर फ्लावर शॉप पे गया। आपके लिए ताज़ा फूलों का बुके बनवा के लाया हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप इन फूलों की तरह फ्रेश हो और हशाश पशाश हो जाए। लेकिन आप हैं कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रही, लिहाजा बेहतर यह है कि मैं आपको आराम से बैठ कर अपना शौक़ पूरा करें और मैं चला जाऊँ। वो बुके उसकी गोद में डालकर खड़ा हो गया। रुके प्लीज़, कशमारा ने बेसाख्ता बोली। किस लिए रुकूं? आपको रोता देखने के लिए। वो इस्तज़ाइया लहजे में कह रहा था। आई एम सॉरी। उसने आहिस्तगी से सॉरी कहा तो ईसू ने सर झटक दिया।
डेट्स गुड, ये ले। उसने टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू खींच के उसकी सिमत बढ़ा दिए ताकि वो अपना चेहरा पहुंच सके। वैसे मैंने एक बात नोट की है, मॉडर्न लड़कियों के पास दुपट्टा नहीं होता, इसलिए उन्हें टिश्यू ज़ाया करने पड़ते हैं, जबकि दूसरी लड़कियों को बड़ी सहूलत रहती है। वो दुपट्टे की सूरत में इतना बड़ा टिश्यू साथ लिए फिरती हैं, वक्त पड़ने पर ये आंसू भी पहुँच लेती है और मुँह भी साफ़ कर लेती है। उनका काम भी हो जाता है और टिश्यू भी ज़ाया नहीं होते। उसकी बात पे कशमाला रोते रोते हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी बेसाख्ता थी कि इज़्ज़त ठहर के देखने पर मजबूर हो गया। कशमाला उसे भी अपनी सिमत देखता पाकर कदरे चुप हो गई थी। वैसे मैंने एक और बात नोट की है, इज़्ज़त ने तुम्हें तुम्हें बांधी या जिस पे कशमाला ने तमहीद बांधी, जिस पे कशमाला ने बेसाख्ता उसे सवालिया नज़रों से देखा। ये ही कि आप रोते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हंसते हुए और भी अच्छी लगती हैं, यानी आपको हंसना भी कमाल से और रोना भी कमाल है। वो उसे सताइश नज़रों से देखकर कह रहा था। उसने सर झुका लिया अपने। एनीवे, आप ये बताएं पाँव की मोच ठीक हुई या नहीं? वो सर झटकर उसके करीब आ गया था। नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं ठीक कर दूं? वो इजाज़त ले रहा था। कैसे? वो मेरा काम है। आप ये बताएं कि मोच ठीक करवानी है या नहीं? उसने इस बात में जवाब दिया। ओके, अब नहीं होगा। उसके सामने नीचे कालीन पर पंजों की बल बैठ गया। ये क्या कर रहे हैं? वो झिझक कर रह गई। आपके पाँव की मोच ठीक करने लगा। उसने कशमाला की सूजे हुए पाँव के हाथों को दबाते हुए चेक किया और कशमाला दर्द से करा उठी। डोंट वरी, थोड़ा सा दर्द होगा तो सहना ही पड़ेगा। वो उसके पाँव को टुकने से सहला रहा था। कशमाला पर मुश्किल ज़बत के बार दर्द बर्दाश्त करती रही और यूं ही सहलाते सहलाते इज़्ज़त ने उसका पाँव एक झटके से हिलाकर खींचा था और कशमाला पूरी कुआ से चीख उठी थी। फरीदा भागती हुई लॉन्च में आई थी। ठीक हो गया है आपका पाँव, लेकिन अभी थोड़ी देर और चलने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी गर्म चीज़ से टकोर करें, सूजन उतर जाएगी। वो उठकर सोफे पर जा बैठा। कशमाला ने पाँव की दर्द की कमी महसूस की थी। अपनी छोटी बीबी का गर्म दूध का ग्लास लाकर तो उसे मुलाजमा को इशारा किया। गर्म दूध? फरीदा ने दोहरा के पूछा। जी गर्म दूध, मतलब नीम गर्म, हल्का गर्म। आई समझ, उसने अच्छी तरह समझाया। जी अच्छा, वो कहकर चली गई और थोड़ी देर बाद दूध का गिलास लेकर आई। लीजिए मिस कशमाला, हैदर दूध दूध पी लीजिएगा। उसने इशारा किया और ताज्जुब की बात थी, उसने दूध पी लिया। फरीदा हैरान परेशान से इज़्ज़त की शक्ल देखती हुई बाहर निकल गई। कशमाला ने बचपन से लेकर आज तक दूध नहीं पिया था, चाहे वो लोग कितने ही कोशिशों के ना कर लेते, और आज तो मौत सा हो गया। तो वो इस और मौत से का सबब वो शख्स था। फरीदा ने इज़्ज़त को कई बार पलट कर देखा और उससे पहले कि कुछ और देर उसके पास बैठता उसके मोबाइल पर रिंग होने लगी थी और मोबाइल स्क्रीन पर नंबर देखते हुए फ़ौरन खड़ा हो गया। ओके, फ़िलहाल चलता हूँ, मेरे डैड ऑफिस में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, जल्दी से ठीक हो जाए। ओके, गुड बाय। वो अलविदाई कलमात अदा करता कॉल अटेंड करते बाहर निकल गया और कशमाला अपने पाँव को हिला जुलाकर देखती हैरान हो रही थी, क्योंकि वो दर्द बहुत हद तक कम हो चुका था। उफ खुदाया, इस लड़की ने नाक में दम कर रखा है। मैं क्या करूँ? मिसिस अफंदी की शिकायत पे सारा हैदर ने अपना सर थाम लिया। वो कल ही दुबई से वापस आई थी और आज मिसिस अफंदी ने उन्हें अपने घर बुला लिया। तो मुझे रानिया के पेरेंट्स ने तंग कर रखा है। वो कहते हैं कशमाला को स्कूल से निकाले, वरना रानिया स्कूल छोड़ देगी। वो अपनी बच्ची को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकते जहाँ कशमाला जैसी लड़की हो, जुनूनी और एबनॉर्मल। मिसिस अफंदी ने सारा से हैदर को साफ साफ बताया था और वो जुनूनी और एबनॉर्मल के अल्फाज सुन के भुदक गई थी। फ़ाकरा, ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने मिसेस अफंदी को बेयकीनी से देखा। उन्हें शौक लगा था उस बात से। मैं ठीक कह रही हूँ और तुम्हें सब पहले से बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि घर से बाहर लोग उसके लिए क्या राय रखते हैं और तुम्हें क्या करना चाहिए। मिसेस अफंदी ने कोई भी लगे लिपटी रखने के बजाय उन्हें दूसरे के ख्यालात से आगाह करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मोम लोग अक्सर दूसरों के लिए गलत राय रखते हैं। सीढ़ियाँ उतरता इज़्ज़त संजीदगी से बोला और फिर उनके पास ही ड्राइंग रूम में आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने सारा हैदर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? सारा हैदर ने इज़्ज़त की सरता पाँव देखा। काफ़ी खूबसूरत हैंडसम नौजवान था। पहले कहीं बचपन में देखा था शायद, और अब तो पहचाना ही नहीं जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? हो, मैंने कैसे होना है? बस एक ही तोक है गले में, उसने ज़िंदगी अज़ाब बना रखी है। वो झुंझला कर बोली। वो तोक नहीं है आंटी, वो आपकी बेटी है। उसने तहम्मुल से कहा। बेटी ऐसी हरकतें करेगी तो तोक ही कहूँगी ना। आप उसे तोक कहेंगी तो वो ऐसी हरकतें ही करेगी ना। उससे बरजस्ता जवाब दिया। सारा हैदर ठिठक गई थी। वो जुनूनी या एब नॉर्मल नहीं है, उसे आप अपने ऐसा खुद बना दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं गलत नहीं कह रहा, तुम उसे जानते हो बहुत अच्छी तरह से। उसने कंधे झुकाए और इज़्ज़त ने सब कुछ बता दिया। उसको कशमाला से कैसे टकराव हुआ था। ये बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे हेल्प कर सकते हो। सारा हैदर ने न जाने क्या सोच कर कहा। कैसी हेल्प? इज़्ज़त ने चौंक कर देखा। वो कुछ और किस्सा बना बैठी थी। मिसेस अफंदी मुतमिन नहीं थी, लेकिन कह भी नहीं सकी। मिस सारा हैदर बस उस मसले का हल चाहती थी। वो अपने लॉन में फुटबॉल खेल रही थी जिन मुलाजमा के उसके पास थी। जब मुलाजमा उसके पास आई। इज़्ज़त साहब का फ़ोन है, आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा कह के पलट के कशमाला बाल उछालती हुई अंदर आ गई। हेलो, वो हाँप रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही हो?
کھیل رہی ہوں کس کے ساتھ؟ اکیلی۔ اکیلی کیوں اور ہے ہی نہیں اس کے جس کے ساتھ کھیلو؟ اسے کندھے چکائے۔ میں ہوں نا، میرے ساتھ کھیلو، میں ہارنا نہیں چاہتی تو ہروا دوں، میں ہارنے والے کے لیے تیار ہوں، ہارنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھ سے کیوں ہارنا چاہتے ہیں؟ تمہیں جیت کی خوشی بخشنا چاہتا ہوں۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز سے نرم و نازک دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ میری جیت کی خوشی کے لیے آپ ہار جائیں گے؟ وہ دہرا کے پوچھ رہی تھی۔ آف کورس، تو پھر میں ایسا کھیل ہی نہیں کھیلوں گی جس میں آپ کو ہارنا پڑے، وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ میرے ہارنے سے مت ڈرو، مجھے ہار کر بھی خوشی ہوگی لیکن مجھ سے آپ کو ہرا کر خوشی نہیں ہوگی۔ اس نے منہ بنایا۔ تو پھر ایسا کریں، ہم کھیل ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، نہ آپ ہارے نہ میں ہاروں۔ اس نے آئیڈیا دیا۔ اوکے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عزت مان گیا اپنی۔ اینی وے، آپ یہ بتائیں آپ نے فون کیوں کیا؟ اس نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ میرے ساتھ چلو گی؟ کہاں؟ مارکیٹ کیوں؟ بس ایسے کچھ شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لیتا ہوں، آئس کریم کھلا دوں گا اگر میں نہ جاؤں تو۔ کشمالہ نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ میں تو سمجھوں گا تم مجھے ابھی بھی دوست نہیں سمجھتی، تو اس میں غلط کیا ہے بھلا؟ وہ سکون سے بولی۔ کیا عزت کو کیا اتنا چھت پھاڑ قسم کا تھا کہ کشمالہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے کہ میں چلتی ہوں۔ وہ مان گئی اور ریسیور کریڈر پہ ڈال کر رکھ دیا۔ عزت کے آنے تک وہ چینج کر چکی تھی۔ اس نے گیٹ پر ہارن دیا تو اڑی چلی گئی۔ وہ پہلے سے فرنٹ ڈور کھولے ہوئے تھا، اس کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ان کی دوستی کو 3 ماہ ہو گئے تھے اور ان 3 ماہ میں عزت بمشکل اس کو بے تکلفی کی اس راہ پر لے آیا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کہیں آنے جانے بھی لگی تھی۔ کبھی کبھار کوئی بات بھی ڈسکس کر لیتی تھی، موڈ ہوتا تو گپ شپ بھی ہو جاتی تھی، اور ان باتوں کو لے کر اس میں بہت زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت تبدیلی ضرور آئی تھی۔ اس کی بے حسی کا حصار ٹوٹ چکا تھا۔ وہ موم تھی، اسے توجہ کی آنچ ملی تو پگھلنے لگی تھی، اور عزت اس پگھلے ہوئے موم سے ایک گڑیا بنانے لگا تھا۔ وہ اس گڑیا کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہنسنا رونا سکھا رہا تھا، اور وہ گڑیا سب سیکھتی جا رہی تھی۔ آخر تھی جو موم کی گڑیا، بس پگھلنے کی دیر تھی، اور وہ اسے دن بدن پگھلا رہا تھا اور دن بدن اس کی شکل واسع کر رہا تھا۔ ٹھیک 6 ماہ بعد عزت کو مثبت نتائج ملے تھے، اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اور اس نے میٹرک کے بورڈ کے امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ مسز افندی اور سارہ حیدر خوش بھی تھی اور بے یقین بھی تھی، لیکن عزت مطمئن تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پا لیا تھا، یہ اس کی محنت تھی۔ عزت کہاں ہو؟ وہ اسے آوازیں دیتی ہوئی اندر آئی تھی۔ خیریت بیٹا، اتنی جلدی میں کیوں ہوں؟ مسز افندی ڈائننگ روم سے نکل کر سامنے آ گئی۔ میں عزت کی طرف آئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے ذرا جھجک کے کہا۔ ان کے گھر دندناتے ہوئے داخل ہونا خود ہی اچھا نہیں لگا تھا اسے۔ اوپر ہے، جاؤ دیکھ لو جا کر۔ انہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ان کے گھر آتی رہتی تھی، اس لیے زیادہ اجتماعیت کا احساس نہیں تھا۔ گھر پہ کوئی بھی ہوتا تو وہ نوٹس نہیں لیتی تھی، لیکن مسز افندی کو دیکھ کر ہر بار ہی جھجک جاتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، ان سے ہمیشہ جھجک محسوس ہوتی تھی۔ جی، وہ آہستگی سے جی کہہ کے اوپر گئی۔ عزت کی کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا، وہ دروازہ کھیل کر اندر چلی گئی۔ اس کے بیڈ روم کا پنکھا فل سپیڈ سے چل رہا تھا اور کمرے میں بکھری گئی فائلوں کے کاغذ پھڑپڑا رہے تھے۔ خود وہ کشن پر سر رکھے قالین پہ بغیر شرٹ کے اوندا لیٹا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لیٹ گیا تھا، اور وہ ایک قدم آگے بڑھی تو وہ 2-3 کاغذ اس کے پاؤں کے نیچے آ گئے۔ اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے وہ کاغذ اٹھا لیے اور یوں ہی کمرے میں بکھرے سارے پیپر سمیٹنے لگی۔ ایک کاغذ کو ترتیب سے اکٹھا کیا اور فائل میں جمع کرنے لگی۔ پورے کمرے میں بکھرے کاغذ سمیٹتے ہوئے جب وہ عزت کے قریب آئی تو نہ جانے کیا ہوا کہ اسے لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ڈرتے عزت کو دیکھا۔ وہ اوندھے منہ کافی پھیل کے لیٹا ہوا تھا، بالوں کا اسٹائل پنکھے کی تیز ہوا سے بے ترتیب ہو رہا تھا، اور گھنی پلکیں گہری نیند کا پہرا دے رہی تھی۔ اس نے آج تک عزت کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ دوست سمجھ کر اسے دوست کے دائرے میں ہی رکھا تھا، لیکن آج نظروں کا زاویہ بدلا تو دوستی کا مخصوص حصار ٹوٹ گیا، اور اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں، اور ان کی دھک دھک اتنی تیز اور زوردار تھی کہ اسے لگا عزت اس آواز پہ نیند کی سے جاگ جائے گا۔ وہ ہاتھوں میں پھڑپڑاتے ہوئے کاغذ تھامے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ ایک کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر عزت کے چہرے پر جا گرا۔ کشمالہ نے سٹپٹا کر وہ کاغذ اس کے چہرے سے چک لیا۔ عزت کاغذ کے لمس سے تھوڑا سا کشمشا کر سیدھا ہوا اور دوبارہ سو گیا۔ اب کشمالہ اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے یوں دیدہ دلیری سے بیٹھ کر دیکھتی رہتی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ اس کے تمام پیپر ٹیبل پر پہ رکھ کر اٹھی اور دوسرے ہی پل اس کے بیڈ روم سے نکل گئی۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی باہر کی طرف لپکی۔ کشمالہ، مسز افندی نے اسے پکارا، مگر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی گیٹ تک آئی اور اپنی سائیکل لے کر گیٹ کراس کر گئی۔ اتنی گہری نیند سو رہے تھے تم؟ عصر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا جب وہ نیند سے بیدار ہوا اور شاور لے کر نیچے آیا۔ کیوں خیریت؟ وہ فریج سے جوس نکالتے ہوئے بولا۔ کاشلا آئی تھی اور اوپر گئی تھی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ تمہارے کمرے سے نکلی تو بڑی اجرت میں تھی، تیز سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ وہ حیرانی
हैरानी से बता रही थी। अच्छा, इज़्ज़त को भी उस सुनकर हैरानी हुई थी, क्या कहीं सानिया का फ़ोन वगैरह तो नहीं सुन लिया उसने। इज़्ज़त ने अपना मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो सोते हुए वो कालीन में ही पे ही रख के सो गया था। उसने अपना मोबाइल चेक किया लेकिन सानिया का नंबर कहीं भी नजर नहीं आया, लिहाजा उस तरफ से वो मुतमिन ही हो गया था। क्या हुआ? मिसेस अफंदी उससे इस्तफसार कह रही थी। हुआ तो कुछ भी नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ कि उसे क्या हुआ है। वो जूस का गिलास खाली करके किचन से बाहर निकला है। मिसेस अफंदी चुप हो गई। वो मुसलसल कशमाला के मुतालिक सोच रही थी। इज़्ज़त ने अपनी गाड़ी निकाली और उसके घर का रुख किया। उस टाउन के एक ब्लॉक में इज़्ज़त का घर था और दूसरे ब्लॉक में कशमाला का। अगले 5 मिनट में उसके घर में था। काशला जिंदा हो, वो उसे आवाज़ें देते हुए ऊपर उसके बेडरूम में चला आया। वो बेड पर लेटी दोनों बाजू अपने चेहरे पर रखे हुए थी, यूँ जैसे चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। किससे छुप रही हो? इज़्ज़त ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से बाजू हटाया। वो उसके लम्स के से बुदक के पीछे उठी थी। अरे क्या हुआ? मैंने इतना सख्त तो नहीं पकड़ा। इज़्ज़त उससे यूँ बुदकने पर ठिठका था। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उठ बैठी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे हैरानी हुई। आप मुझे नीचे बुला लेते। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारा बेडरूम में नहीं आना चाहिए था? इज़्ज़त होंठ से कहते हुए बोला। ऑफ कोर्स। उसकी नज़रें झुकी हुई थी लेकिन बात वो साफ साफ कर रही थी। वजह? बस ये ऐसे ही। उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तो फिर तुम मेरे कमरे में क्यों आ गई थी? आइंदा नहीं जाऊँगी। ओके, मैं भी नहीं आऊँगा। वो कहकर वापस मुड़ा और दरवाज़ा खोल के बाहर आया। कशमाला ठिठक गई। वो खफा होकर जा रहा था। इज़्ज़त, वो बेसाख्ता नंगे पाँव उसके पीछे बाहर भागी थी। इज़्ज़त, प्लीज़ रुकिए। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए इज़्ज़त को दोबारा आवाज़ देकर रोका लेकिन वो सुनी ना सुनी करता सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। इज़्ज़त, वो एकदम भागती हुई आई और उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे रास्ता रोक दिया था। अब क्या है? वो संजीदगी से बोला। कहाँ जा रहे हैं? ड्राइंग रूम में। क्या ड्राइंग रूम में? हाँ, तुमने खुद ही तो कहा है कि मैं तुम्हें नीचे बुला लेता, यानी मुझे ड्राइंग रूम तक ही रहना चाहिए, इसलिए मैं ड्राइंग रूम में ही जा रहा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। वो कहकर सीढ़ियाँ उतर गया। कशमाला अपने कहे कि शर्मिंदा नहीं थी, इसलिए चुपचाप उसके पीछे आ गई। बैठिए। उसने सोफे की सिमत इशारा किया। थैंक यू। वो बैठ गया। कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊँ? उसने धीमे से पूछा। नजरें झुकी हुई थी। मैं पी कर आया हूँ। वो लापरवाही से बोला। आए क्यों हैं? ये पूछने कि तुम क्यों आई थी। वो उसे ही देख रहा था। वो अपने जाने का सोचकर नर्वस हुई थी। दिल की धड़कनें फिर से मुंतशिर होने लगी थी। मॉम बता रही थी कि तुम मुझसे मिलने आई थी और मैं सो रहा था। उसने सवाल दिया। मैं वो दरअसल कॉलेज के प्रोस्पेक्टिस लेकर आई थी। वो दिखाने थे आपको? उसने बहाना ढूंढ ही लिया। तो कहाँ है प्रोस्पेक्टिस? अभी लेकर आती हूँ। वो कहकर वहाँ से उठ गई और थोड़ी देर बाद प्रोस्पेक्टिस लेकर भी आ गई। बैठो। इज़्ज़त ने सोफे पे बैठने का कहा लेकिन वो उसके बराबर बैठने से ग्रेस कर रही थी। तो क्या देख रही हो? बैठो ना। वो झंझरा गया। मैं यही ठीक हूँ, आप बताएं क्या बताना है? वो हनूस खड़ी रही। कशमाला, तुम्हारा दिमाग कहाँ पहुँचा हुआ है? अब की बार वो ज़रा सख्ती से बोला तो सिटपटा गई। बैठ जाओ यहाँ। उसके सख्त तेवरों से बौखलाकर वो फ़ौरन बैठ गई और वो प्रोस्पेक्टस खोलकर उसे समझाने लगा। वो कॉलेज में दाखिला ले रही थी और बहुत खुश थी। वो एक बात इज़्ज़त से डिस्कस करती थी लेकिन इस वक्त वो उसे कुछ भी समझा रहा था। कशमाला सर के ऊपर से गुजर रहा था। फिर क्या इरादा है तुम्हारा? वो कहते कहते अचानक उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो उसे ठिठकी बांधे देख रही थी। इज़्ज़त के अचानक देखने पर गड़बड़ा गई। मेरा इरादा? क्या मतलब है आपका? उसने घबराहट से पर काबू पाते हुए पूछा। इसी कॉलेज में एडमिशन लोगे या कहीं और? उसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, मुझे पसंद है। उसने हामी भरी। ओके, तो फिर तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाकर एडमिशन करवा दूँगा। ठीक है, कल चलेंगे। उसने फ़ौरन सर हिलाया। ओके, फिर कल मिलेंगे। वो खड़ा हो गया। आप जा रहे हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त मेरा चला जाना ही बेहतर है। इज़्ज़त कुछ समझ कर बोला। वो काशला के एहसास उसके चेहरे पे लिखे देख चुका था। क्यों? ये बताना ज़रूरी नहीं है। वो कहकर बाहर निकल गया और कशमाला गहरा सांस खींच के रह गई। ये क्या हुआ था? दिल किस ट्रिगर पर चल कर निकला था? कशमाला बेटा। वो कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो एकदम चौंक गई। ये आवाज़ उसके बाबा की थी। उनकी आवाज़ लाखों में ही पहचान जाती थी। बाबा। बेयकीनी से शाहनवाज सदर की सिमत पलटी। मेरी जान, मेरी कशमाला। उन्होंने बाजू फैला दिए थे और कशमाला भागती हुई आकर उनके सीने से लग गई थी। पापा, आप यहाँ? वो उसकी पेशानी चूम रहे थे और कशमाला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तुमसे मिलने आया हूँ बेटा। घर के नंबर पे फ़ोन करता था, तुम लाजपा बंद कर देती थी। मैं जानती हूँ बाबा, इडियट ऐसे ही करती है। इधर आओ मेरे साथ। उन्होंने गाड़ी की तरफ इशारा किया। लेकिन पापा, वो माम को पता चल गया तो झगड़ा करेंगी। कशमाला शाहनवाज सदर की गाड़ी में बैठने का तैयार नहीं थी। अरे नहीं, पता चलेगा। इतनी फुर्सत कहाँ है उसे? वो तो पैसे बनाने की धुन में मगन है। उन्होंने तरक्की से कहते हुए सर झटका और गाड़ी के दरवाज़ा खोलकर उसे बैठने को कहा। तो वो दिलचस्प का शिकार थी। उसे पता था अगर सायरा हैदर को इल्म हो गया कि वो शाहनवाज सदर से मिली है तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। बेटा बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। उन्होंने इसरार किया तो कशमाला को बैठना पड़ा और उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
रेस्टोरेंट ले चलो। उन्होंने ड्राइवर से कहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। वो उसे साथ लिए अंदर आ गए। मुबारक हो बेटा, मैंने सुना था तुमने फर्स्ट पोजीशन ली है। वो उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठाते हुए कह रहा था। थैंक यू पापा, अब तो मेरा फर्स्ट ईयर भी क्लियर होने वाला है। उसे मुस्कुरा कर जवाब दिया। माशाल्लाह, लगता है मेरी बेटी वाकई बड़ी ज़हीन हो गई है। उन्होंने 27 लहजे में कहा। 17 साल की हो गई हूँ, उसने फ़ख्र या अंदाज में बताया। 17 साल? शाहनवाज हैदर दोहरा के रह गए। जी 17 साल। और माम को अब से अलग हुए 10 साल हो गए हैं। ये सारा हिसाब कशमाला के दिल पे लिखा हुआ था। और इन 10 सालों में मैंने आपसे 10 मरतबा ही मिली होगी। वो अफसरदगी से कह रही थी। कोई बात नहीं बेटा, मुलाकात का क्या है, बस दिलों में मोहब्बत ज़िंदा होना चाहिए। और उसके दिल गिरफ्तगी के ख्याल से उसे तसल्ली दे रहे थे। मोहब्बत को सिसकने के लिए छोड़ दें तो वो मर जाती है पापा। मैं क्या करूं बेटा, वो तुम्हें मुझसे दूर रखकर मुझे अज़ियत देने की कोशिश में रहती है और मैं मजबूर हूँ। 18 साल तक मेरा तुम पे कोई इख्तियार नहीं चल सकता। उन्होंने हुजूरी ज़ाहिर की। हूँ 18 साल के बाद क्या होगा, फिर मैं तुम्हें अपने पास कराची ले जाऊँगा। वो बेसाख्ता मुस्कुरा के बोले। ये सिर्फ तसल्ली है। उसे सर झटका। क्यों तसल्ली क्यों है? वह हैरत से बोले। क्योंकि आप मुझे कराची लेकर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं लेके जा सकता, वहाँ आपकी बीवी भी तो है। उसके जवाब पर वो यकदम फलक शगाफ कहका लगाकर हंसे। अरे मेरी जान, मेरी बीवी कुछ नहीं कहेगी, बल्कि तुमसे मिलकर तुम्हें देखकर खुश होगी। वो उसके हाथ पे थपकते हुए बोले। वो क्यों खुश होगी? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो जानती है कि तुम मेरे क्या अहमियत रखती हो। शाहनवाज हैदर उसे समझा रहे थे और कशमाला सुनकर चुप हो गई। फिर उन दोनों बाप बेटी ने लंच किया। शाहनवाज हैदर उसे ढेर सारा प्यार और ढेर सारे तहफ़ देने के बाद घर ड्रॉप कर गए। कशमाला पोर्च में सारा हैदर की गाड़ी देखकर सहम गई थी। उसे पता था कि अब क्या होने वाला है। वो सुस्त रवैये से चलते अंदर आ गई। कशमाला सायरा बेगम हैदर की पहली पुकार पे ही वो लर्ज़ उठी थी। कहाँ से आ रही हो तुम? वो किसी जेलर की तरह उसके सामने आ खड़ी हुई। कॉलेज से। शट अप, झूठ मत बोलो। वो दहाड़ उठी। ड्राइवर तुम्हें पिक करने क्या था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी। मॉम, मैं वो इज़्ज़त के साथ थी। इज़्ज़त अपने घर पे है। उन्होंने उसकी बात काट के कहा। कशमाला बुरी तरह फंस गई। सिर्फ शाहनवाज से मिलने का मामला ऐसा था जहाँ कशमाला ज़रा दब जाती थी, वरना उसने डरना कब सीखा था भला? वो तो मुझे जलील के साथ थी ना। तो मुझे पता है वो इस्लामाबाद आया हुआ है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे मिलने की कोशिश ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया। लेकिन वो सारा हैदर किसी नागिन की तरह बल खा रहे थे। उनका बस नहीं चाह रहा था कि वो कशमाला को उठाकर दीवार पर दे मारे। मैं पूरे 1 साल बाद मिली हूँ उनसे और ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। वो मेरे फादर है, मुझे उनसे मिलने का हक होना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हारा फादर नहीं और वो 2 और बच्चों का भी फादर है। उन्होंने तंज़िया कहा। तो क्या हुआ? आपने उनसे डाइवोर्स ले ली, तो क्या वो दूसरी शादी भी ना करते, अकेले ज़िंदगी गुजारते? अब खुद ही तो उन्हें घर से निकालती थी और वो आखिर निकल ही गए। उसमें उनका क्या कसूर है? आज पहली बार उसने इस मामले में माँ के सामने बोलने की ज़रूरत की थी। मेरे सामने ज़ुबान चलाती। उन्होंने उससे थप्पड़ दे मारा और कशमाला के हाथों में पकड़े तमाम गिफ्ट छूटकर ज़मीन पर जा गिरे। बहुत सी चीज़ें बिखर गई। आप हमेशा अकेले बोलते हैं, किस दूसरे को बोलने का मौका भी रहती है बगैर, इसलिए लगता है कि आप राइट है, हालांकि आप कहीं से भी राइट नहीं हैं। आपने हमेशा पापा के साथ जाती किया, उन्हें तंग किया है, उन पर गुस्सा किया है, गालियाँ दी और फिर उन्हें घर से निकालने पर मजबूर कर दिया। आपने मुझसे बाप की मोहब्बत छीन ली और माँ की मोहब्बत कभी दी ही नहीं। फिर भी आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए अच्छी बनकर रहूं, आपके हर हुक्म पे सर झुकाऊं। क्यों मॉम? किस लिए आपका हुक्म मानो? आपने आज तक मुझे दिया ही क्या है? अच्छे स्कूल, कॉलेज और अच्छे कपड़ों जूतों के सिवा। वो आज तो बदो जवाब देती अपने अंदर हुआ गुबार निकालने की तरफ पे हो गई थी और सायरा हैरत से फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। उसने आज तक जो नहीं कहा था वो सब कह रही थी। ये खनास किसने भरा है तुम्हारे दिमाग में? वो गुस्से से बोली। आपने भरा है ये खनास। 10 साल हो गए मैं इस खनास के भरते हुए। आपने कभी सोचा है कि आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है? आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि आपकी बेटी अपने बाप से कितने अटैच थी, जिसे आपने दूर कर दिया? कभी सोचा आपने कि आप जैसी ज़िद्दी माँ कैसे जुल्म करती हैं अपने बच्चों पे? कभी गौर किया है आपने कि मैं इस खाली घर में अकेली चकराती रहती हूँ? पागल कर दिया आपने मुझे। मेरी तन्हाई और मेरी सोचों ने मुझे जुनूनी बना दिया। पापा मजबूर थे और माँ बाइख्तियार। आप दोनों की अनहई मजबूरियों और इख्तियार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं आपके लिए अजाब हूँ, तो ये अजाब गले से उतार दे, मुझे मेरे बाबा के पास रहने दे और ख़ुद जी भर कर बिजनेस में तरक्की करते हैं। आपको आपकी दौलत और शोहरत मुबारक हो, मुझे तो सूली पे मत लटकाएं। वो चीख के बोलती हुई रो पड़ी थी। आपसे ज़्यादा मुझे अपने बाबा अजीज़ हैं। उसमें बेशक मुझसे दूर रहते हैं, बेशक उनके और भी बच्चे हैं, बेशक उनकी बीवी भी है, बेशक वो जैसे भी थे लेकिन मुझसे मोहब्बत करते थे। उसने आखिरी जुमला खूब जमा कर कहा।
फिर अपने हाथों की पूंछ से अपने आंसू रगड़कर पहुंचती हुई नीचे बैठकर अपने बिखरे हुए गिफ्ट समेटने लगी। साथ साथ आंसू भी बहते जा रहे थे। वो मुझे बर्थडे विश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका गिफ्ट हर साल मुझे वसूल होता है। 10 सालों में 10 गिफ्ट भेजे उन्होंने, और वो 10 गिफ्ट मेरी अलमारी में अनमोल खजाने की तरह महफूज है, सिर्फ उसके लिए कि वो उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से बड़ी याद से भेजे थे। आपने मुझे इन 10 सालों में क्या दिया? सीज़न शॉपिंग करवा दी, और बस अकेली बोलती जा रही थी और फिर सारी चीज़ें समेट कर खड़ी हो गई। ये नहीं कि मेरे पास चीज़ों की कमी है और मैं इन चीज़ों पे खुश होती हूँ। बात यह है कि मेरे पास मोहब्बत की कमी है, इसलिए इन चीज़ों के साथ मिलने वाली मोहब्बत पे खुश होती थी। आज ये मोहब्बत मुझे पूरे 1 साल बाद मिली है, इसलिए प्लीज़ मुझे थोड़ी देर खुश होने लेते थे। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बल्कि आप मुझे ये तवज्जो देने के बजाय बेहतर है कि आप अपनी किसी फ़ाइल या किसी मीटिंग पे तवज्जो दें। कुछ फ़ायदा तो होगा ना आपको। मुझे टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा मिलेगा, मुझ पर टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो आज बोली थी और दिल खोल के बोली थी। सारा हैदर शिद्दत से उसे देख रही थी। वो सारी चीज़ें लेकर ऊपर अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन उसके लफ्ज़ों की काट नीचे ही रह गई। उसकी आवाज़ की याददाश्त अभी तक उनके कानों में सुनाई दे रही थी। उन्हें क्या पता था कि कशमाला जो बाहर से इतनी बेहस ज़िद्दी और लातल्लुक़ बनी रहती है, वो अंदर से गहरी और कितनी हसास है। वो एक बात को दिल पे लिखे फिर रही थी, और दिल पे लिखा वो ज़ुबानी याद कर चुकी थी। पहले वो कम उम्र थी, चुप रहती थी, सुनती थी, खामोश हो जाती थी, लेकिन उसे अब बोलना भी आ गया था। और आज उस बोलने ने सायरा हैदर के 14 तबक रोशन कर दिए थे। आंटी इज़्ज़त घर पे है। वो अपनी धुन में सीधी उनकी ड्राइंग रूम में चली आई थी, लेकिन वहाँ आंटी के बजाय और लोगों को देखकर ठिठक के रुक गई। इज़्ज़त भी वहीं बैठा हुआ था। कशमाला को देखकर चौंक गया। अरे कशमाला बेटा, अंदर आओ, आ जाओ। मिसेस अफंदी ने नरमी से मुस्कुरा कर उसे करीब आने का इशारा किया। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। मैं फिर आ जाऊँगी, मुआसरत खवाहाना लहजे में कहते हुए वापसी के लिए पलटी। अरे रुको यार, ये मेहमान कोई गैर अब नहीं है, अपने ही है। एसिड गोद से कुशन हटाकर सोफे से उठकर उसके पास आ गया। उनसे मिला। ये है मेरे बड़े भाई फहद अफंदी, और ये है मेरी सिस्टर अरीशा अफंदी, और दोनों शादी के बाद अपनी अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मुकीम है। वो रोज़ पहले कराची तशरीफ़ लाए हैं और आज कराची से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ये मेरे कज़न्स हैं, हामिद, सानिया, उजाला, समीर। ये भी कराची से ही तशरीफ़ लाए। उनके साथ अब चंद दिन यहीं रहेंगे। इज़्ज़त ने बड़ी तफसील और वसाहत से तारुफ़ करवाया। हेलो। मजबूरन कशमाला को हेलो कहना पड़ा। वो इन सबकी नज़रें खुद पे मरकूज़ देखकर अंदर से कंफ्यूज होने लगी थी। और ये है आंटी सायरा हैदर की इकलौती साहिबजादा कशमाला हैदर। उसने बापास बुलंद उसका तारुफ करवाया। और पूरे इस्लामाबाद में ये मेरी इकलौती फ्रेंड है, बल्कि यूँ कहना कि मैं भी इनका इकलौता फ्रेंड हूँ। वो शरारत से हंसते हुए कह रहा था। वो सब भी उसके अंदाज पे हंसने लगे, लेकिन उन सब में सानिया ऐसी थी जो नहीं हंसी थी, बल्कि उसकी तेवरी पे बल पड़ गए थे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी फ्रेंड को खुले दिल से वेलकम करें, उस दोस्ती को आगे बढ़ाएं। इज़्ज़त ने कशमाला का हाथ पकड़कर उससे सोफे पर बिठाने के लिए आगे किया, लेकिन इतने में सानिया अपनी जगह से खड़ी होगी। एक्सक्यूज़ मी, वो कह के वहाँ से निकल गई, जिसमें बाकी सबके साथ साथ कशमाला और इज़्ज़त भी चौंक के देखा था। इज़्ज़त ने भी चौंक कर देखा था। कशमाला तुम बैठो, मैं भी अभी आता हूँ। मॉम कशमाला को भी कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। वो जाते जाते भी कहना नहीं बोला था और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल आया। उसे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ सुनी थी और वो भी ऊपर की तरफ लपका। सानिया उसे कमरे का दरवाज़ा खोल के देखा। सानिया, वो दूसरे कमरे में भी झांका। सानिया प्लीज़ यार, कहाँ? वो उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ा तो उसे टेरेस में दुपट्टा लहराते हुए नजर आया। उसके पीछे ही टेरेस पे आ गया। वो दोनों हाथ रेलिंग पे जमाए नीचे झुक कर देख रही थी। क्या बात है? उसकी तरह अचानक उठकर क्यों चली आई? इज़्ज़त भी रेलिंग पे हाथ रख के खड़ा हो गया। तुम्हारी फ्रेंड को देखकर उसे दांत पीस के कहा। क्यों, मेरी फ्रेंड अच्छी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है, इसलिए तो आ गई हूँ। सानिया ने गुस्से की तेज़ थी और इज़्ज़त को पता था कि अब वो इस बात को रबड़ की तरह खींचे कि अरे यार, वो वाकई बहुत अच्छी है, तुम्हें तो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए। क्यों? मुझे क्यों उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए? सानिया काट खाने को दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। उसने अपने लापरवाही से मुजाहरा करते हुए शरारत से कहा। वो तुम्हारी फ्रेंड है, ये बात तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताई? वो चुबा कर बोले। तुम्हारा रूबरू उसके से तारुफ करवाया है तो तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। फ़ोन पे बता देता तुम न जाने क्या से क्या कर डालती। यानी तुमने मुझसे जानबूझ के छुपाया है? अरे छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि तुम उल्टा सीधा सोचने लगती हो, इसलिए फ़ोन पे नहीं बताया। और वैसे भी हमारी दोस्ती इस नौयत की नहीं है कि उसे शक की नज़र से देखा जाए। इज़्ज़त की नीयत साफ़ थी, इसलिए वो इत्मीनान से बोल रहा था। तो फिर किस नौयत की दोस्ती है आपकी? उसके लहजे में तंज उतर आया था। बताता हूँ, तुम आराम से बैठो। इज़्ज़त ने कोने में रखी कुर्सियाँ करीब घसीट ली। कोई बहाना करना चाहते हो? देखो सानिया, हर इंसान को एक ही छुरी से नहीं भागना चाहिए। बेयकीनी और शक की पट्टी उतार के देखो, फिर सब बताता हूँ। उसने सानिया को ठंडा करना चाहा।
वो चंद सेकंड उसे देखती रही, फिर अपने तने हुए असाब ढीले छोड़ते हुए इस बात में सर हिलाया। ओके, बताओ क्या बताना चाहते हो? इसकी तरह से नरमी इजाज़त और पाकर इज़्ज़त ने उसे सब बताता चल गया। पहले तो वो बेयकीनी और यकीन के दरमियान डामाडोल सी रही, लेकिन जब उसने मिसेस अफंदी से तस्दीक के लिए कहा तब वो मान गई। उसे आखिर यकीन हो गया, होना ही पड़ा, करना ही पड़ा। और तकरीबन 20 मिनट बाद जब वो उसे समझा बुझाकर अपने साथ नीचे ड्राइंग रूम में लाया तो कशमाला वहाँ नहीं थी। मॉम मॉम, कशमाला कहाँ गई? तुम नहीं थी तो वो किसके पास बैठती? हमारे साथ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, वो जो कुछ देर बातें ही कर लेती। मिसेस अफंदी के जवाब पे वो सर हिलाकर रह गया, लेकिन ध्यान सारा कशमाला की तरफ था कि वो न जाने क्या सोच रही होगी। आंटी, कशमाला कहाँ है? इज़्ज़त उनके घर दाखिल हुआ तो सारा हैदर को लॉन में बैठे देखकर उनके पास चला आया। थोड़ी देर पहले ही निकली है, साइकिल लेकर निकली है। नहीं, कॉलेज से आने के बाद अपने बेडरूम में थी, अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई है। मैंने सोचा तुम्हारी तरफ चली जा रही है। सायरा हैदर खुद किसी सोच में थी। इज़्ज़त को देखकर ही हाल में वापस आई थी। ओके, मैं देखता हूँ उसे, वो कह के वापस पलट गया। सुनो बेटा, उन्होंने पीछे से आवाज़ दी। जी आंटी कहें। देखो बेटा, समझाया भी करो, आजकल कुछ अपसेट है, शायद तुम समझाओगे तो समझ जाएगी। ओके, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो अपसेट क्यों है? उसने ज़रा ठहरते हुए पूछा। ये तो वही बता सकती है कि वो अपसेट क्यों है। क्यों, क्या आपको नहीं पता? शायद नहीं। उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओके, इज़्ज़त ने कंधे झुका दिए और गेट से बाहर निकल आया। वो कल से उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उससे बात नहीं हुई थी। रात को पता चला कि वो सो रही है, सुबह पता चला कि कॉलेज चली गई और इस वक्त वो फ़ोन करने के बजाय खुद चला आया था, लेकिन फिर भी उससे मुलाकात ना हो सकी। और इज़्ज़त को पता था जितनी देर मुलाकात नहीं होगी वो अपना खून चलाती रहेगी, इसलिए वो उसे ढूंढने निकल पड़ खड़ा हुआ था। उसका कोई और दोस्त तो था ही नहीं जिसकी उम्मीद होती वो कि वो उसके घर पे होगी, इसलिए वो उसे इधर उधर ही तलाश करता फिर रहा था। वो पार्क में आ गया। चंद कदम के फासले पे ही वो एक खाली बेंच पे तनहा बैठी हुई थी। जनवरी के दिन थे। सर शामों में उदासी का रंग शामिल था। मगरिब की सिमत डूबता सूरज अपने पीछे खनकी छोड़ रहा था। वो ही खनकी और उदासी कशमाला के चेहरे पर भी सबद थी। वो भी उसका सर शाम का हिस्सा लग रही थी और उदास और सर्द। और इज़्ज़त न जाने कब और कैसे उस सर्द उदास शाम की लपेट में आ गया था। उसे कितनी देर गुजर गई और वो दम सादे टिटकी बांधे उसे को देखता ही गया। वो सामने सूरज को देख रही थी और सूरज का अक्स उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके रुखसारों पर बहते बेआवाज़ आंसू सुनहरी मोतियों की तरह चमक रहे थे। इज़्ज़त को लगा उसके इर्द गिर्द एक तलस्मी हिसार बन गया और सुनहरा तलस्म इसके ज़ेरे असर वो धीमे कदमों से चलता उसके बराबर बैठा, यहाँ तक कि आहट भी ना हुई। लेकिन फिर भी वो कशमाला हद से ज़्यादा हसास उसने बिना देखे महसूस कर लिया था कि वो उसके पास आकर बैठा है, और वो नहीं चाहती थी कि इज़्ज़त उसके पास बैठे या फिर वो इज़्ज़त के पास बैठे। इसलिए फ़ौरन उठने लगी कि वो अचानक इज़्ज़त ने उसके हाथ अपने हाथ में रख दिया। मेरा हाथ छोड़े, मैं यहाँ जैसे जाना चाहती हूँ। उसे इज़्ज़त की तरफ देखे बगैर कहा, लेकिन मैं अभी यहाँ बैठना चाहता हूँ। इज़्ज़त का लहजा बदला हुआ था, आवाज़ किसी जज्बे के एहसास से बोझल हो रही थी। कशमाला को लगा इज़्ज़त ने उसका दिल अपने मुट्ठी में दबा लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? वही तीखा सा सवाल जो अक्सर वो करती थी। तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्यों? कल कहाँ चले गए थे? काम था सानिया से, इसलिए चला गया। और मैं समझी मोहब्बत थी सानिया से, इसलिए चले गए। वो बरिस्ता बोल कर हंसी। मोहब्बत? इज़्ज़त ने दोहराया। कशमाला, तुम्हारी नज़र में मोहब्बत क्या है? वो बेसाख्ता पूछ उठ बैठा और कशमाला की नज़रें उसके हाथ में दबे अपने हाथ पर जा ठहरी। मेरी नज़र में तो उस वक़्त किसी का हाथ थाम लेना ही मोहब्बत है। उसका जवाब बहुत गहरा था। इसे ठिठका पर हाथ ना छोड़ा। अगर छोड़ देता तो मोहब्बत भी वहीं छूट जाती, किसी बेहद ज़रूर ट्रेन की तरह, बेहद ज़रूरी ट्रेन की तरह। और फिर वो सारी उम्र इस ट्रेन के पीछे भागता रहता है, लेकिन वो हाथ ना आती। और किसी के आंसू पहुँच देना क्या है? इज़्ज़त ने दूसरे हाथ से कशमाला के रुखसारों पर बहने वाला आंसू की नमी पहुँची। मोहब्बत में इबादत? कशमाला के जवाब भी कमाल थे। इबादत? इज़्ज़त को हैरत हुई। हो, इबादत क्यों? इबादत करना अगर बहुत आसान है ना, तो बेहद मुश्किल भी है। उसी तरह मोहब्बत में किसी के आंसू पहुँच देना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हो ही नहीं पाता। उसने दलील दी। तुम मोहब्बत करती हो? बस कोशिश कर रही हूँ। चंद दिनों से मुस्कुराते हुए बोली। और आप? मैं भी बस कोशिश कर रहा हूँ। चंद लम्हों से उसके जवाब पे कशमाला ने उसे घूर के देखा और फिर दोनों ही खिलखिला के हंस दिए। ये बात कशमाला से तो उसने मजाक के रंग में कही थी, लेकिन वो खुद जानता था कि ये बात हकीकत का रूप धार चुकी है। उसने कई बार कशमाला को अपनी सोच से अपने जहन से झटकने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी उसके साथ पे तारी होने लगी थी। उसके सारे कज़न्स और दोनों बहन भाई मरी और सवाद वगैरह घूमने जा रहे थे, और ज़ाहिर सी बात है थी कि वो सब ही उसे भी साथ घसीट रहे थे। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे साथ जाना ही पड़ा। जाने से पहले वो कशमाला से मिलकर आया था। वो उसे जाने का सुनकर उदास हुई थी, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, अलबत्ता फ़ोन करने की
की ताकीद ज़रूर की थी और वादा करके आया था कि फ़ोन बंद नहीं होने देगा। जितनी देर मरी और सवात में रहेगा उसे मुसलसल कॉल करेगा और उसने अपना वादा पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इस्लामाबाद से निकला तो उसे कशमाला को कॉल की थी और मरी पहुंचने तक वो कॉल ऑन रही। फिर मरी होटल में सामान वगैरह पहुंचाने के बाद उसे कॉल की, जो पूरा मरी घूमने तक यूं ही ऑन रही और कशमाला बिला वास्ता तौर पर इज़्ज़त के साथ पिकनिक में शरीक रही। बिल आखिर रात गए जब वो सब आग चलाए बैठे थे तो सानिया ने उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ऑफ कर दिया। किसी की बर्दाश्त को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि वो जवाब दे जाए। उसने मोबाइल ऑफ करके उसकी गोद में पटक दिया। मैं उससे वादा करके आया हूँ कि उसे फ़ोन करूँगा। फ़ोन करोगे या इंटरटेन करोगे? सानिया का लहजा तो मुस्कुराना था, जो भी समझ लो। उसे शानिया चुकाए, इसे तुम जानबूझकर मुझे। अरे सानिया छोड़ो मेरी जान, को क्यों उलझती रहती हो? ये तो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। मिसेस अफंदी सानिया की चंचलाहट पर प्यार से बोली। जी अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करता है। वो चबाकर बोली। इज्जत कुछ कहे बगैर उठ गया और एक पहाड़ी के ऐन कोने पे खड़े होकर मोबाइल ऑन करके दोबारा कॉल मिलाने लगा। अरीशा आपी उसे चपत लगाकर सरनशीश करती हुई पकड़ के अपने साथ ले आई। आप लोग घर चले, मैं आता हूँ। उन लोगों को वापसी पे घर ड्रॉप करने के बाद उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर ली। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? अरीशा आपी ने पलट कर उसे खिड़की से कहा, से देखा कशमाला की तरफ। उसने इसके लिए जो गिफ्ट्स लाया हूँ वो देने जा रहा हूँ, उसे इत्मीनान से कहा और सानिया गेट के अंदर जाने के बजाय वहीं ठहर गई। इज्जत उसने आवाज़ दी लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। सानिया और अरीशा आपी वहीं खड़ी देखती रह गई। इज्जत के तेवर कुछ और ही कह रहे थे और सानिया के अंदर उबाल उठने लगे थे। वो पाँव पटकती हुई अंदर आ गई। हूँ कशमाला कशमाला कशमाला, भाड़ में गई कशमाला। वो अंदर आते हुए बड़बड़ा रही थी। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? मिसेस अफंदी सानिया के चेहरे पे गुस्से की लाली भाम के चुकी थी। आपका लाडला चहीता सपूत अपने कशमाला से मिलने गया है और ये 9 दिन भी न जाने उसने हमारे साथ कैसे गुजारे। उससे बेहतर तो था कि वो अपनी चहेती को साथ ले जाता और हमें यही छोड़ जाता। शादी से पहले ही हनीमून मना लेता। सानिया का गुस्सा अब बेलगाम हो चुका था। सानिया, मिसेस अफंदी ने बुलंद आवाज़ में उसे टोका था। देखिए ना फुप्पो, हर वक्त उसके पल्लू से लगा रहता है और अब जानबूझकर अनजान बनी रहती है। वो बच्ची नहीं है, 18-19 साल की जवान जहान लड़की है जिस पे किसी भी मर्द का दिल आ सकता है और इत्तेफाक से इज्जत भी मर्द ही है। उसके पास भी एक अदद दिल है और वो दिल उस लड़की पे भी आ सकता है। उसके पास क्या गारंटी है कि वो उसे उस नज़र से नहीं देखता इस नज़र से सब मर्द हसरात देखते हैं। सानिया पे लगाम बोलती थी। उसका इदराक मिसेस अफंदी को चंद सेकंड में ही हो गया था। देखो बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से करा है। आपके पास क्या सबूत है? ये सब आपकी वजह से करा है या अपने दिल की वजह से? उसके सवाल पे मिसेस अफंदी लम्हे भर के लिए चुप सी हो गई। क्यों, कोई सबूत नहीं है ना आपके पास? उन्होंने चुप देखकर वो फ़ौरन बोली, प्लीज़ सानिया बस करो। वो आता है तो मैं समझाती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ रिलैक्स। अरीशा आपी ने उसे कंधों से थाम कर समझाने की कोशिश की और तसल्ली दी। आप नहीं, मैं खुद उसे समझाऊंगी और यकीनन वो समझ भी जाएगा। सानिया गुस्से से दांत पीस कर कहती हुई सीढ़ियाँ उजड़ गई और वह दोनों माँ बेटी पीछे देखती रह गई। माम, आपको क्या ज़रूरत है कशमाला को इज्जत से इतना क्लोज करने की? अरीशा अभी माँ को खुफकी से देख रही थी और मिसेस अफंदी सानिया को सोचे जा रही थी। ये जो लड़की शादी से पहले ज़रा सी बात पे उनके सामने इस लहजे में बात कर रही थी, वो शादी के बाद क्या कर सकती थी? उसका अंदाज हो चुका था उन्हें ये भी नजर आ रहा था कि सानिया और इज्जत का गुजारा मुश्किल से होगा। दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा फ़र्क जो उन्हें आज से पहले कभी नजर नहीं आया। इज्जत बहुत ठंडे मिजाज का तहम्मुल पसंद आदमी है, जबकि सानिया तो आग की तरह भड़कती थी और उस आग की लपक अब वो भी देख चुकी थी। आज कशमाला के कॉलेज में फंक्शन था। वो दोबारा इज्जत को कहीं कह चुकी थी कि मेरे साथ चलो, इसलिए मजबूरन इज्जत ने अपना ऑफिस जाना मुलतवी करके उसके साथ जाने की हामी भर ली। इधर घर में सानिया वगैरह कराची वापस जाने की तैयारी कर रही थी। अलबत्ता फहद अफंदी और अरीशा आपी का भी और चंद दिन और रुकने का इरादा था, क्योंकि अभी फहद की बीवी और बच्चों को भी पाकिस्तान आना था। बस वो स्कूल से छुट्टियों के इंतजार में थे और मिसेस अफंदी आजकल अपने बच्चों की मौजूदगी की वजह से बड़ी खुश नज़र आ रही थी। आज भी घर में ऐसी ही चहल पहल दिखाई दे रही थी। इज्जत तैयार होकर बाहर निकला तो उसे देखते ही पूछने लगी, कशमाला की तरफ जा रहे हो? जी मैम, आज उसके कॉलेज में फंक्शन है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसके साथ जाऊँगा, इसलिए ज़रूर जाना ज़रूरी है। ओके, ज़रा जल्दी आ जाना, फिर सानिया वगैरह का घर भी जाना है। उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने तुम ही जाओगे? उन्होंने उसे ताकीद की। ओके, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। उसे सर हिलाया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे कशमाला के गेट पर हॉर्न दिया तो वो भागते हुए बाहर निकल आई। इतने लेट हो गए हैं आप? वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठी तो फुफकी से बोल ली, जबकि इज्जत ने उसके जब वजूद से फूटती परफ्यूम की दिलफरेब महक पे बेसाख्ता नज़र उठाकर उसे देखा और फिर पहली बार ऐसा हुआ कि वो नज़र को बेख्तियार होने से ना रोक सका। वो स्याह मदार का
कामदार लॉन्ग शर्ट के साथ स्याह ट्राउज़र पहने, गले में बारीक सा दुपट्टा डाले एक मुकम्मल लड़की लग रही थी, जिसके पास उस वक्त किसी का दिल धड़काने का तमाम सामान मौजूद था। थोड़ी देर और देखता तो यकीनन इज़हार मोहब्बत कर डालता, जो फ़िलहाल मुनासिब नहीं था, और मुनासिब यही था कि वह नज़र चुरा लेता। सिवा सो उसने नज़रें चुरा ली, लेकिन एहसासात को कैसे दबाता। उनके 2 सालों में कितनी बड़ी बड़ी सी लगने लगी थी, शायद इसलिए कि उसने भी एक आम लड़की की तरह पहनने ओढ़ने का ढंग सीख लिया था, वो भी सिर्फ इज़्ज़त की ख्वाहिश पर। आपके मेहमान चले गए। उसने इज़्ज़त को खामोश देखकर दोबारा सवाल किया, और इसी शहर में खोया हुआ उसका सवाल न सुन सका। इज़्ज़त, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने इज़्ज़त के कंधे को आजकी से हिलाया। हूँ, बोलो क्या पूछ रहे हो। वो चौंक के मतवज्जा हुआ, लेकिन नज़र एक बार फिर कश्माला के चेहरे पर जा ठहरी। उसके होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक सजी हुई थी, रुखसार वैसे ही गुलाबी थे, इसलिए उस किसी ब्लश ऑन की ज़रूरत भी ही पेश नहीं आती थी। आपके मेहमान चले गए। उसने दोबारा इस्तफसार किया, कौन से मेहमान। वो गायब दिमागी से बोला। इस वक्त उसके दिलो दिमाग पे नेचुरल कलर छाया हुआ था, सानिया, उजाला और समीरा वगैरह। उसने खुफकी से उनके नाम लिए और इज़्ज़त को घूरा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कुछ पूछना है वापसी पर पूछ लेना। उसे कहते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद वो उसके कॉलेज के सामने पहुँच चुका था। फिर सबसे मिलने मिलाने के बाद ही उसका दिमाग ठिकाने पर आया था। चलो यार, मज़ा आएगा। इज़्ज़त ने वापसी पे उसे अपने घर चलने की ऑफ़र की। नहीं, मैं घर चलूँगी, फिर कभी सही। उसने इनकार कर दिया। वो उसके साथ सबके सामने जाते हुए कतरा रही थी। अरे फिर कभी क्यों, अभी क्यों नहीं, बस नहीं, बस ऐसे ही छोड़ो यार। आओ, मोम को अपने फंक्शन के मुतालिक बताओ, बहुत खुश होंगी, बल्कि उन्हें इंतज़ार भी होगा। इज़्ज़त के इसरार और ज़िद पे उसे अंदाज़ा आता है, अंदर आना ही पड़ा। तुम बैठो, मैं मोम को बुला के लाता हूँ। वो उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर ऊपर चले गए, लेकिन घर में इतना सन्नाटा था कि जैसे घर में कोई भी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। कश्माला मैगज़ीन देख रही थी जब सानिया और अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। कश्माला उसे देखकर खड़ी हो गई। कैसी हो। सानिया उसे चढ़ता पास चुपती हुई नज़र से देख रही थी। जी ठीक हूँ, उसे आहिस्तगी से जवाब दिया। वो तो मुझे ही नज़र आ रहा है कि आप ठीक है, बल्कि अच्छी खासी ठीक ठाक है। सानिया का लहजा काफ़ी काटदार था। कश्माला ने चौंक कर उसे देखा। बैठो, बैठ के बात करते। उसने कश्माला को बैठने का इशारा किया, लेकिन वो तसबस का शिकार थी। बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, बस इन चंद बातें करना है तुमसे, इसलिए आज मैं वापस नहीं गई। सब चले गए हैं, मैंने सोचा मैं तुमसे एक बार मिल कर ही जाऊँ। आखिर ऐसा क्या चक्कर चला रखा है तुमने कि मेरा मंगेतर तुम्हारा दम छाला बन के घूम रहा है। सानिया ने पहला तीर जुबान की कमान से निकाला था और कश्माला के दिल में शिकाफ डाल दिया था। मंगेतर? हाँ, मेरा मंगेतर, तुम्हारा दम छाला इज़्ज़त अफंदी। सानिया ने चबा चबा कर कहा। नजरें तमस्काना हो रही थी। वो तो कहता है कि तुम जुनूनी और जज्बाती हो, ज़िद्दी और हट धर्म हो, किसी की बात नहीं मानती, इसलिए वो तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा। अच्छी खासी नॉर्मल लड़की हो, बाशऊर और मॉडर्न। सानिया का एक एक लफ्ज़ आग की मानित था, एक ऐसी आग जो कश्माला के वजूद को भस्म करती जा रही थी। सचमुच तुम्हारा कोई स्क्रू ढीला वीला था या फिर बहाना कर रखा था। वो सजाई अंदाज में बदतमीज़ी से बात कर रही थी। कश्माला की रंगत जट पड़ गई। सानिया। इज़्ज़त वापस ड्राइंग रूम में आया तो सानिया कश्माला के पास बैठे देखकर ठिठक गया। कश्माला को यहाँ बैठाकर कहाँ चले गए थे तुम? अगर ये डर जाती तो, इतनी छोटी सी मासूम सी बच्ची तो है ये। सानिया कश्माला का मजाक उड़ा रही थी। सानिया प्लीज़। इज़्ज़त सानिया के तेवर देख चुका था और कश्माला के चेहरे के तासरात भी छुपे नहीं रह सके थे। इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या झूठ बोलते थे मुझसे? सानिया बास आने वाली नहीं थी। देखो सानिया, सब किसी और वक्त पे उठा रखूँगा। कश्माला इस वक्त मोम से मिलने आई है और मैं उस वक्त। हाँ, इतना डर क्यों रहे हो? क्या उस जनूनी हसीना के फिर से पागल होने का खौफ है? लेकिन अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है। यकीनन तुम्हारी मोम में भी खुश होगी और उसकी मोम भी। आखिर तुम उसे ठीक करने में कामयाब हो गए हो। सायरा आंटी ने तुम्हें जो काम सौंपा था वो तुमने कर दिखाया, लेकिन मुझे इतना बताओ तो कि तुम उसे अब और कितना चुपका कर रखोगे अपने साथ? मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। तुम कोई साइकेट्रिस्ट नहीं होगे, नफसाती मरीजों का इलाज करते फिरो। सारा आंटी से कहो ये काम किसी और को सौंपते हैं, लेकिन बल्कि उनसे कहो कि आपकी बेटी अब ठीक हो चुके हैं, संभाल लें उसे, या फिर उसकी शादी कर दे। सानिया फट पड़ी थी और कश्माला शिद्दत से रह गई थी। अपनी ज़ुबान बंद रखो सानिया, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इज़्ज़त गुस्से से दहाड़। अच्छा, इतनी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? तो क्या तुम तो कहते थे तुम ये सब सारा आंटी के कहने पर कह रहे हो। उनके कहने पर कश्माला से दोस्ती क्यों? उसके इतने करीब गए हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम खुद ही बेईमान हो। सानिया उससे भी ज़्यादा ऊँची आवाज़ में दहाड़ी और इज़्ज़त गुस्सनाक हो गया। इज़्ज़त न जाने क्या कह रहा था। कश्माला को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी समातों में बस सानिया के अल्फाज की गश्त हो रही थी। वो वहाँ से मरे कदम उठाती बाहर निकल गई, लेकिन जब वो गेट से बाहर निकली तो उसका तमाम सफ़र जवाब देगा। शाम गहरी हो चुकी थी। वह तमाम राह से रोती ऊपर और अपनी चीखों को दबाती भागती हुई
घर पहुंची। अंधाधुंध भागते हुए उसे रास्ते में कई बार ठोकर भी लगी, कई बार वो मुंह के बल भी गिरी। कई लोगों ने उसे हैरान कुन नज़रों से देखा। सायरा हैदर की बेटी को क्या हुआ? यूँ लग रहा था जैसे अपना सब कुछ लुटा के जा रही है, और ये सच ही तो था। वो आज अपनी निस्वानंद का गरूर लुटा आई थी। इज़्ज़त अफंदी ने उसके साथ खेल खेला था, और वो कितनी आसानी से उसके साथ खिलौना बन गई थी। अपनी ज़ात कोई खिलौने की शक्ल में देखने की असियत कुछ ऐसी ही थी कि वो चीखों से रोती हुई घर में दाखिल हुई, और चौकीदार और बाकी मुलाजिम भी घबरा गए, लेकिन वो कुछ भी देखे सुने बगैर सीधे अपने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, और फिर रात भर दरवाज़ा न खोला। सायरा हैदर ने भी कई बार दरवाज़ा बजाया। इज़्ज़त भी आया था, और वो भी उसे दरवाज़ा खोलने पर इसरार करता रहा। कमरे से चीज़ों की उठा पटक की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कशमाला की आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसने अपने गिफ्ट्स पे लिखे शाहनवाज़ हैदर के मोबाइल नंबर को नोट किया और उन्हें कॉल मिलाई। फजर का वक्त था जब उसने फ़ोन किया था, और फजर सुबह 8 बजे का वक्त था जब वो इस्लामाबाद उसके घर के गेट के में पहुंच गए थे, और उनकी आमद पे वो अपने कमरे से निकली और हमेशा के लिए घर छोड़ गई। सारा हैदर ने आगे बढ़ के कुछ कहना चाहा, लेकिन कशमारा ने हाथ उठाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वो भी उसके तेवर देख चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि वो ये बाजी भी हार गई है। रहमान हैदर और सुल्तान हैदर सिर्फ 2 ही भाई थे। माँ बाप ने दोनों की शादियाँ की तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। रहमान हैदर का बेटा शाहनवाज़ हैदर पैदा हुआ तो उन ही दिनों का सारा कारोबार दिवालिया हो गया था। अपने कारोबार का सदमा कुछ ऐसा हुआ कि रहमान अंदर बस्तर से लग गए। सुल्तान हैदर को भाई के हालात का पता चला तो वो उन्हें अपने साथ ही इस्लामाबाद लिया, लेकिन फिर भी वो संभल ना सके अपने हालात, और फिर बीवी की अचानक मौत उनसे बर्दाश्त ना हो सकी, और यूँ वो भी शाहनवाज़ हैदर को छोड़कर चले गई। यूँ शाहनवाज़ हैदर की सारी जिम्मेदारी अपने चचा सुल्तान हैदर पे आ गई। उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर भतीजे को प्यार दिया और पाला पोसा। उस चीज़ को सायरा हैदर नापसंद करती। उन्हें शाहनवाज़ हैदर खार की तरह कटता था, क्योंकि वो होश संभालते ही अपने बाप के मुँह से जिक्र सुन चुकी थी कि वो सायरा की शादी शाहनवाज़ से करेंगे। और जब एक रोज़ उन्होंने बाकायदा बात की तो सायरा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो भी काफ़ी ज़हीन और समझ बूझ के रखने वाले आदमी थे। उन्होंने महज ये कहकर कि अगर वो शाहनवाज़ से शादी नहीं करेगी तो वो उसे अपनी तमाम जायदाद से आग कर देंगे, और सारी जायदाद का हकदार शाहनवाज़ होगा। बात ख़त्म कर दी, और इस मुकाम पे आकर सायरा हैदर बेबस हो गई, और वो इतनी ज़्यादा दौलत जायदाद से दस्तबदार नहीं होना चाहती थी, लेकिन शाहनवाज़ हैदर को भी अपने पाँव की जंजीर नहीं बनाना चाहती थी। वो आज़ाद रहना चाहती थी, घर शोहर और बच्चों के झंझट से बिल्कुल आज़ाद। लेकिन बाप ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सिवाय उन्हें मजबूर करने पे ये जंजीर पहनना ही पड़ी। कशमाला 5 साल की थी जब सुल्तान हैदर भी खालिक हकीकत से जा गिरे, और तब सायरा हैदर के अंदर की जहर उमड़ के बाहर आने लगी। उन्हें मुस्तकबिल तंज़ो तखीर का निशाना बना लिया शाहनवाज़ हैदर को। और इस सब की असल वजह ये थी कि सायरा के हैदर के मुकाबले में ज़रा कम शक्ल थे, इसलिए वो उन्हें अपने मुकाबले नहीं समझती थी। सुल्तान हैदर की वफ़ात के बाद सायरा ने खुद ऑफिस ज्वाइन कर लिया। शाहनवाज़ ने उन्हें इस काम से रोकना चाहा तो उन्होंने उन्हें धत्कार के रख दिया। गुर्बत, कंकाली, नहुसत के ऐसे ताने दिए कि वो शर्मिंदा होकर रह गई। कशमाला बाप से बहुत मायूस थी। माँ को उनके साथ लड़ते झगड़ते देखती तो माँ से मुतफक्र हो जाती, क्योंकि सायरा जब शाहनवाज़ पे गुस्सा निकालती थी तो कोई एहतियात नहीं करती थी, और उनके मासूम बच्ची सब देख भी रही थी और सब सुन भी रही थी। उनको ये भी बेहतियाती थी कि कशमाला भी हंस कर गई। उनकी ये बेहतियाती कशमाला को बेहस कर गई। वो गुमसुम रहने लगी, और इस वक्त तो हद हो गई। जब शाहनवाज़ हैदर ने सायरा हैदर को तलाक दी थी, वो बेयकीनी से देख रही थी। तुमने मुझे तलाक दे दी शाहनवाज़। उन्हें जैसे यकीन था कि शाहनवाज़ कभी उन्हें तलाक नहीं देगा, चाहे वो इन्हें कितना ही ब्रोनती रहे, वो कभी सर नहीं उठाएगा। लेकिन ये भी उनकी खुशफहमी साबित हुई थी। हाँ, मैंने तुम्हें आज़ादी कर दिया। तुमने मुझसे शादी की थी अपनी दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने तुमसे शादी की थी अपने चाचा जान की ज़ुबान की लाज रखने के लिए। शादी के बाद तुम्हें दौलत और जायदाद मिल गई, और मैंने चाचा जान की ज़ुबान का पास रख लिया, इसलिए अब हमारा गुजारा मुश्किल है। तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि मेरी कशमाला को मेरे साथ जाने दो। मैं खुद उसकी परवरिश करूँगा, तुम पे कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तुम आज़ाद होगी हमेशा के लिए। बस मेरी बेटी को मेरे साथ रहने दो। मुझसे बहुत अटैच है और नहीं रह पाएगी मेरे बगैर। सायरा हैदर अभी तलाक का सदमा ही नहीं भूल पाई थी कि शाहनवाज़ हैदर की दूसरी फरमाइश पे बम की तरह फट पड़ी। क्या कहा? मैं कशमाला को तुम्हारे हवाले कर दूँ, तुम्हें दे दूँ इतनी आसानी से? वो पागल ही तो हो उठी थी, और फिर शाहनवाज़ की लाख कोशिश के बावजूद भी उन्होंने कशमाला को उनके साथ नहीं जाने दिया। ये देखे और सोचे बगैर कि उनकी ज़िद और हरदर्मी ने बच्ची में क्या असर डाला है। उन्हें कशमाला को अपने पास रखने का कोई शौक नहीं था, बस ज़िद थी, और ये ज़िद आज भी कायम थी। नतीजतन कशमाला भी ज़िद्दी और हरदर्मी होती चली गई। उसकी शख्सियत में एक खला रह गया। जैसे इज़्ज़त की मोहब्बत, त्वचा और दोस्ती ने पूरा कर दिया, उसे माँ बाप की मोहब्बत ना मिली तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी।
میں سارہ حیدر کو زچ کرنے کے لیے اور توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور جب یہ تھی تو توجہ اور محبت عزت نے اسے دی تو وہ اس کی ہو گئی تھی، لیکن آج جب اسے پتہ چلا کہ وہ جس محبت کے پیچھے بھاگی تھی وہ بھی بناوٹی اور سارہ حیدر کا ایک ڈرامہ تھا، تو وہ حقیقتاً پتھرا گئی تھی۔ اب وہ اس ماں کے پاس ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے اسے راہ راست پہ لانے کے لیے عزت کی مدد لی۔ آفس کی بلڈنگ سے کچھ اور دور ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی گاڑی کے پیچھے مینیجر صاحب کی گاڑی نکلی تھی۔ انہوں نے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا تو فوراً سے بیشتر عزت کو فون کیا، اور وہاں سب سے پہلے پہنچنے والا بھی عزت تھا۔ ایمبولینس کے پہنچنے تک عزت ہوش و خروش سے بیگانہ اور خون میں لت پت کشمالہ کو گاڑی سے نکال چکا تھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد اس کی حالت دیکھی تو عزت افندی کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ کشمالہ آنکھیں کھولو، اس نے دیوانہ وار اس کے رخسار ٹپکے، اس کا ٹھانے اور باہر نکالنے کی کوشش میں خود بھی اس کے خون میں بھر گیا تھا۔ پیچھے ہٹے صاحب، میڈم کو ایمبولینس میں ڈالنے دیں۔ مینیجر صاحب نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا۔ میں خود اسے گاڑی میں ڈالتا ہوں، اس نے عجیب گھبرایا ہوا انداز میں کہا، اور کشمالہ کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالا۔ سب اس کے پیچھے مینیجر صاحب نے ہی سنبھالا۔ وہ خود ایمبولینس میں اس کے ساتھ اسپتال چلا گیا۔ شاہنواز حیدر کو بھی اطلاع ہو چکی تھی، ان کی فیملی بھی بدحواسی میں اسپتال پہنچی۔ عزت، کشمالہ کہاں ہے؟ شاہنواز حیدر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ICU میں ہے، عزت کے لہجے میں شائستگی اتر آئی تھی۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا؟ وہ اتنی رش ڈرائیونگ کیوں کر رہی تھی؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میٹنگ کے بعد گھر آ رہی ہے۔ پھر یہ اچانک شاہنواز حیدر کی آواز ان کا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ عزت کے کپڑے خون میں بھرے دیکھ کر کشمالہ کی حالت کا اندازہ لگا سکتا۔ اس کا اتنا خون بہا تھا تو یقیناً ایکسیڈنٹ بھی تو اتنا ہی شدید ہوا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے شاہنواز صاحب، عزت کہتے ہوئے کرسی پر ٹھہر گیا۔ امینہ بیگم اور شاہنواز حیدر چونک گئے۔ میں واقعی اس کا مجرم ہوں، لیکن شاہنواز صاحب، مجرم کو معافی بھی تو دی جا سکتی ہے۔ وہ عجیب بہکی باتیں کر رہا تھا۔ شاہنواز حیدر پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب تھا کشمالہ کے اتنے دنوں کی ڈسٹربنس کا اصل ذمہ دار عزت افندی تھا، بلکہ عزت افندی تو اور بھی کئی باتوں کا ذمہ دار تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن باوجود کوشش کے کہہ نہ سکے۔ ہاں، میں پچھلے 5 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے معاف کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر معافی مانگوں گا۔ آج سوچوں گا کہ وہ اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ سمجھدار ہو گئی ہے، میری بات کو سمجھے گی، لیکن نہیں، وہ آج بھی وہی کشمالہ ہے، نادان اور نہ سمجھ۔ آج بھی اس نے اپنا وہی بچپنا اور وہی جنون دکھایا۔ وہ آج بھی مجھ سے دور ہو جانے کے لیے بھاگ نکلی۔ عزت تھکے شکست خور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شاہنواز حیدر اس کی بات کسی نہ کسی حد تک سمجھ چکے تھے۔ اس کے اندر کا تجسس بھی ختم ہو گیا تھا اور ان کی سوچوں کی الجھی ہوئی گتھی بھی سلجھ گئی تھی۔ وہ بھی عزت کے برابر بھی بینچ پر بیٹھ چکے تھے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ امینہ بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کشمالہ، میری جان، میری گڑیا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی جب اس نے شناسا کی آواز پہ اس نے وہ مشکل پلکیں کھول کے دیکھنے کی کوشش کی۔ موم، اس کے لبوں نے بغیر محسوس سی حرکت کی تھی اور اس حرکت سے ہی پہچانا جا رہا تھا کہ اس نے موم کہا ہے۔ جی میری جان، آنکھیں کھول کے دیکھو، میں ہوں تمہاری موم، تمہاری مجرم، تمہاری گناہ گار، تمہیں محرومیوں میں دھکیلنے والی بے حس اور بد نصیب مام۔ سارہ بیگم حیدر کا اس کا ہاتھ تھام کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے رو پڑی۔ شاہنواز حیدر سر جھکا کر باہر نکل گئے، لیکن مسز افندی نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ گزری باتوں کو بھول کر تم اس وقت اپنی بیٹی کو زندگی اور صحت کی دعا کرو۔ کیسے بھلا دوں اپنی ہی ان باتوں کی وجہ سے تو اکیلی رہ گئی ہوں، 5 سال سے تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ سارہ حیدر بلند آواز سے روتے ہوئے اپنی غلطیاں اور اپنے گناہوں کو، اپنی کوتاہیوں کی یاد کر رہی تھی۔ موم، اب کی بار کشمالہ نے پکارا تو آواز بلند تھی، لیکن پلکیں موندی ہوئی تھیں اور بند پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب مس یو موم، اس کی آواز بھیگ رہی تھی اور سارہ بیگم حیدر نے بے ساختہ اٹھ کے اسے سینے سے بھیج لیا تھا۔ آئی مس یو ٹو میری جان، آئی مس یو ٹو۔ وہ اس کا چہرہ والہانہ انداز میں چوم رہی تھی۔ پورے 1 ہفتے کے بعد کشمالہ ڈسچارج ہو کے گھر آئی تو مسز افندی، احمد افندی اور عزت افندی اس کے عیادت کے لیے باقاعدہ گھر آئے تھے، جس پہ شاہنواز حیدر اور امینہ بیگم بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی خوب اوبھگت کی تھی، یہ دیکھے اور سوچے بغیر کہ ان کی بیٹی کتنی خفا اور بدزن ہے۔ کشمالہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ مسز افندی نے کافی دیر بعد پوچھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، ابھی ٹھیک سے چل بھی نہیں، پھر بھی نہیں سکتی، کمزوریوں نے قحط کی وجہ سے اٹھتی ہے تو چکرا جاتی ہے، اس لیے اسے فی الحال بیڈ ریسٹ کا ہے۔ امینہ بیگم نے شائستگی سے مسکرا کر جواب دیا، ہوں، اچھی بات ہے۔ وہ دراصل عزت اس سے ملنا چاہتا ہے، ہسپتال میں بھی شاید اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر پہ ہی جا کر مل لیتے ہیں۔ مسز افندی، ان کی بات پر عزت گھبرا گیا۔ ارے ہاں، کیوں نہیں بیٹا، وہ جاگ رہی ہوگی، میں ابھی اسے یہی یخنی پلا کر آئی ہوں۔ امینہ بیگم نے فوراً کوئی اعتراض کے بغیر اسے اجازت دی اور ایک نظر شاہنواز حیدر کو دیکھا۔ وہ مائنڈ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ غیر محسوس انداز میں مسکرائے تھے۔ وہ امینہ بیگم کی پھرتی کا مطلب بخوبی سمجھتے تھے۔ دراصل وہ بھی اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ جاؤ نا،
सोच में क्यों पड़ गए हो? मिसेस अफंदी ने पास बैठे बेटे को ठोका था। और आई एम सॉरी मॉम, मैं नहीं जा सकता। उसने आहिस्तगी से इनकार किया। क्यों क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने ताज्जुब से देखा। अहमद अफंदी और शाहनवाज हैदर एक दूसरे के साथ में गए थे। अलबत्ता मीना बेगम फारिग थी, इसलिए उनका ध्यान उन दोनों माँ व बेटे की गुफ्तगू की तरफ था। उसने मुझे मना कर रखा कि मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाऊँगा और ना ही वो मेरे कमरे में आएगा। उसने सादगी से जवाब दिया। कब कहा था? जब वो इस्लामाबाद में होती थी। उसकी सादगी फिर भरी माजरत पर अमीना बेगम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि मिसेस अफंदी अपने इतने ज़हीन बेटे को देखती रह गई। जाओगे या घर चले? उन्होंने धमकी देने वाले अंदाज में दोबारा पूछा और मजबूरन इज्जत खड़ा हो गया। मुझे एहतियातन कोई हेलमेट तो दे दें। उसने उन दोनों खवातीन को देखते हुए हिलचाहट से कहा और जब दोनों से घूरियाँ मिली तो वो अल्लाह का नाम लेता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जवाब मसूल नहीं हुआ था, इसलिए वो दोबारा दस्तक दी और दोबारा जवाब मसूल ना हुआ तो तीसरी दस्तक देने के साथ ही वो अंदर चला गया। वो नीम तराज सी बेड का ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी और उन बंद पलकों के पीछे सोचों का जहाँ आबाद कर रखा था। इज्जत की महसूस कलून की महक से चौंक कर सीधी हुई थी। तुम यहाँ? कशमाला के चेहरे पे एक मरतबा फिर नफरत के साए भी कर गए थे। आई एम सॉरी, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ। जान सकती हूँ अब किसने भेजा है खेलने के लिए? वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली। मैं तुम्हारे बेडरूम में आने की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा। आता मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 6 साल पहले तुमने मुझे अपने बेडरूम में आने से मना किया था। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ड्राइंग रूम में बुला लेता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने आया हूँ कि नीचे ड्राइंग रूम में चलो, वहाँ बात करते हैं। इज्जत ने इतने सालों से वो बात याद रखी थी। कशमाला तहीर से देखती रहेगी। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे बेडरूम में भी नहीं जाओगे, लेकिन आज मैं हिम्मत करके तुम्हारे बेडरूम में आ गया हूँ, तो तुम भी बदलाव चुकाने के लिए मेरे बेडरूम में जा सकती हूँ, मना नहीं करूँगा। माहौल में तनाव कम करने के लिए काफ़ी फ्रेश अंदाज में बोल रहा था। बोलो, बात करो तुम्हारे मॉम डैड से कि आपकी बेटी अपने बेडरूम से बोर हो चुकी है, मेरे बेडरूम में जाना चाहती है। नीचे हम दोनों की पेरेंट्स मौजूद हैं, बैठे बैठे बात पक्की हो जाएगी। और शट अप, जस्ट शट अप, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बुलंद आवाज़ से चीख उठी। ठीक है, शक्ल ना देखो, शादी तो कर लो। शादी? कशमाला ने शादी के लफ्ज़ को दोहराया। तुमसे शादी? हूँ, शादी मैं उसी शख्स से करूँगी जिससे मेरी कमिटमेंट हो चुकी है, जिसका प्रपोजल मेरे मॉम डैड को पहले से ही पसंद है और वो ओके भी कर चुके हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ? गलत फहमी है तुम्हारी। जाओ और जाकर अपनी सानिया से शादी करो, जो तुम्हारे लिए इस रोज़ तड़प रही थी, मर रही थी। कशमाला अपनी तकलीफ भूल कर ऐसे शुरू हुई कि इज़्ज़त के आसान खता हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ही वो ही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। लेकिन कशमाला, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि 1000 बार माफ़ी मांगने पे भी तुम माफ़ ना करो। मैं किसी प्लानिंग के तहत तुम्हारे करीब नहीं आया था। मेरी और तुम्हारी फ्रेंडशिप एक नेचुरल फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब सारा आंटी को पता चला कि मेरा तुमसे मिलाना और हेलो हाय है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें समझाने बुझाने में मैं उनकी मदद करूं, बस। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। फिर रफ्ता रफ्ता तुम्हारे करीब हुआ तो मुझे सचमुच तुमसे मोहब्बत से महसूस होने लगी। इस रोज़ जब तुम्हें ढूंढते हुए पार्क में पहुंचा तो उस मोहब्बत पे बहर भी लग गई थी। मैं दिलो दिमाग समेत तुम्हारा हो चुका था। सानिया मेरी मंगेतर थी, लेकिन मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था। उसने मुझे छोड़ दिया तो दिया, लेकिन तुमको बदजन कर दिया। तुम्हारे कराची जाने का सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें चेंज मिल जाएगा, तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी। यही कि मैंने 5 साल तुम्हारा इंतज़ार कर। साने की तो शादी भी हो चुकी है। इज़्ज़त उसके सामने सफाई भी बोलता चला गया, लेकिन कशमाला पे उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो हनूस तंसी और तमस्कराना नज़रों से उसे देख रही थी। प्लीज़ कशमाला, मुझसे दास्ती में जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ यार, बहुत हो चुका, अब और इंतज़ार और सब्र की हिम्मत नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और बेबसी से उसके सामने दोनों बैठ गया था। कशमाला कितने ही लम्हे उस शख्स को इसी तरह देखते रही, फिर तलखी से सर झटका। जाओ इज़्ज़त अफंदी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसे दिल पे पत्थर रखते हुए कहा। कशमाला, इज़्ज़त ने झटके से सर उठाया। बस मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती। उसे कह के रुख मोड़ लिया। कशमाला, तुम अब जा सकते हो। इज़्ज़त अफंदी उसे इज़्ज़त की बात काट दी, लेकिन कशमाला, प्लीज़ मॉम डैड प्लीज़ कम हेयर। वो एकदम चीख उठी और इज़्ज़त उसके रवैये से शिकस्त खोर सा गुम वापस पलट गया। मिसेस अफंदी, अहमद अफंदी और अमीना बेगम और शाहनवाज हैदर इज़्ज़त के चाल देखकर ही उसका हाल जान गए थे और वहाँ रुके बगैर बाहर निकल गए। मजबूरन वो भी उसके पीछे चले आए। क्या कहा कशमाला ने? वो पूछ रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब होता तो बताता। लगता है पहले ही कोई कमिटमेंट हो चुकी थी। ये सब तो एक बहाना था। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो किसी वर्कर की आवाज़ में कदम रुके। इंगेजमेंट की पार्टी तो यकीनन बहुत बड़ी होगी, पूरे शहर की क्रीम जमा होगी पार्टी में। उस दूसरे वर्कर ने अभी अपने ख्यालात का इज़हार किया और इज़्ज़त को तो जैसे करंट छू गया। कशमाला की इंगेजमेंट, उसका दिमाग थूम गया। वो दंदराता हुआ सीधा कशमाला के रूम में जा पहुंचा। वो पिछले एक हफ्ते से फैमिली के साथ इस्लामाबाद गया हुआ था। कशमाला ठीक हो चुकी थी, इसलिए ऑफिस उसने संभाल रखा था, लेकिन आज ऑफिस में दाखिल होते हुए ही खैर खबर उसे मिली थी। वो उसके लिए किसी बम से कम नहीं थी। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? इज़्ज़त के अंदाज में अजीब तरह का गुस्सा था जिसमें बेबसी की आमजीश थी।
कशमाला किसी फाइल पे झुक के साइन कर रही थी, उसे अपने सामने इतने इस्तहाक और गुस्से भरे अंदाज में देखकर गुस्सा आया। तमीज़ से बात करें मिसेस अफंदी, ये मेरा ऑफिस है। वो नागवारी से बोली। जानता हूँ कि ये ऑफिस है, इसलिए आपसे पूछना है कि ऑफिस में बातें कैसी हो रही हैं। वो टेबल पर दोनों हाथ जमा के उसके सिर में झुका। कैसी बातें हो रही हैं? वो उल्टा उससे पूछ रही थी। तुम्हारी इंगेजमेंट की बातें हो रही हैं। वो जवाबन को सब नाक लहचे में बोला। उसकी सारी तो हमल मजाजी हवा हो चुकी थी। वो गज़ब से भरा हुआ था। और हाँ मेरी इंगेजमेंट, ओ हाँ मेरी इंगेजमेंट की बातें ज़ाहिर है सबको इनवाइट किया है तो सब बातें तो करेंगे ना। अब एनीवे मैंने आपको भी इनवाइट करना है, लेकिन आप यहाँ नहीं थे इसलिए नहीं किया। लेकिन ये लीजिए मेरी तरफ से मेरी इंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड। उसे टेबल की दराज से एक रेड और सिल्वर कॉम्बिनेशन का खूबसूरत सा नफीस कार्ड निकाल कर उसकी सिमत पड़ाते हैं। भाड़ में गई तुम और भाड़ में गया तुम्हारा कार्ड। उसने को दबोच कर फाड़ कर और कशमाला के चेहरे पे उछाल दिया। वो उसकी हरकत पे सलपटा गई। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे हजर में मरा चाह रहा हूँ? तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। पागल हूँ, दीवाना हूँ तुम्हारे लिए हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी, और बहुत जल्दी तुम्हारी गलत फहमी दूर भी कर दूँगा। वो दांत पीसते हुए यूँ गजबनाक से बोल रहा था और जिससे वो वाकई मरूब हो चुकी थी। मेरी गलत फहमी दूर हो चुकी है मिस्टर इज़्ज़त अफंदी, इसलिए बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकते हैं। वो भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। और हाँ मैंने आपके घर वालों को भी इनवाइट किया है, उनसे कहिएगा कि ज़रूर आए, बल्कि आपको भी ज़रूर लाइएगा। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके अपने मंगवेतर से मिलवाऊंगी। अब से कम नहीं है। वो टेबल के करीब रखी कुर्सी को ज़ोरदार ठोकर मारता कमरे से बाहर निकल गया। आज फ्राइडे था, 10 जनवरी की शाम थी। कशमाला की इंगेजमेंट थी आज। वो बेनियाज था इसलिए उसने कोई तारीख वगैरह भी नहीं पूछी थी। लेकिन मिसेस अफंदी ने 2 रोज़ पहले फ़ोन पे ये बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो कशमाला की मंगनी है कि रस्म है, शाहनवाज़ हैदर अमीना बेगम ने आने के लिए इसरार किया, इसलिए उनका भी मंगनी में शरीक होने का इरादा है। अलबत्ता इज़्ज़त का इस इंगेजमेंट में जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपने घर में मुँह सर लपेटे पड़ा था। लेकिन मिसेस अफंदी भी बड़ी बामरवत खातून थी। उन्होंने फ़ोन करके इज़्ज़त को सर्जिश की थी कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, और इतना इसरार किया कि उसे उठना ही पड़ा। हूँ मेरी माँ भी अजीब है, जानती भी है कि उसकी मंगनी से मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, फिर भी मुझे जाने का इसरार कर रही है। बेदिली से तैयार होकर बाहर निकला है। हूँ वैसे वो सूरमा दिखना तो चाहिए। हूँ वैसे वो सूरमा देखना तो चाहिए जो मुझसे कम नहीं है। इसके लिए ड्राइविंग करते हुए उसके जहन में एक तो मुस्कुराना सा ख्याल है और गाड़ी की स्पीड कदरे बढ़ा दी। लेकिन तो रास्ते में आकर उसे याद आया था कि उसकी मैरिज हाल का मालूम हुई नहीं। मजबूरों से शाहनवाज़ हैदर को फ़ोन किया। अंकल इंगेजमेंट कौन से हॉल में है? उसके सवाल पे शाहनवाज़ हैदर को हैरानी हुई थी। तुमने कार्ड नहीं देखा? सॉरी अंकल मैंने गौर नहीं किया। उसने माजरत की, गौर कर लेती तो अच्छा था। खैर अभी भी पूछ लिया है तो बेहतर किया है, उन्होंने नरमी से कहा और उसे हॉल का पता बताकर फ़ोन बंद कर दिया। अगले 10 मिनट में मतलूबा हॉल में पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। ये चकाचौंध रोशनियों की नहीं रिश्तों की थी। मिसेस अफंदी कशमाला के पास स्टेज पे बैठी हुई थी। अरीशा आप भी अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ विराजमान थी। फहद अफंदी भी अपनी बीवी और बच्चों के जरमेंट में नजर आ रहे थे। अहमद अफंदी कह के उबल रहे थे और उनके कहकों की वजह अपना बेटा इज़्ज़त अफंदी था जो हॉल के दाखिली दरवाजे में होंक बना खड़ा था। अरे आओ आओ बेटा तुम आ गए, बस एक तुम्हारी ही कमी थी। वो इज़्ज़त को अंदर ले आया। वो अपने घर वालों को देख के सोच रहा था कि वो क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह हो गए हैं। कशमाला की फैमिली से ज़्यादा वो लोग खुश रह नजर आ रहे थे। और बेटा इधर स्टेज पे बैठो कशमाला के साथ। सारा हैदर ने इज़्ज़त का बाजू थामते हुए कहा। स्टेज पे कशमाला के साथ वो ठिठक गया। अरे हाँ बेटा काफ़ी देर हो चुकी है, मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे, चलो शाबाश जल्दी से अंगूठी पहनाओ उसे। उनके कहने पर वो भुदक गया। उसकी हरकत पर सबके मुँह से कह उबल पड़ा। इज़्ज़त का स्टाफ मौजूद था। मैंने तुमसे कहा था है ना बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मिसेस बट ने करीब आके कहा तो इज़्ज़त हक्का पका रह गया। वो हैरान परेशान हो रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। आप मेरी मॉम के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे, तो क्या मैं अपनी और आपकी फैमिली के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते? उसे कशमाला के साथ स्टेज पे ला कर बिठाया गया तो कशमाला बोले मगर ये सब काया पलट हुई कैसे? उसके अंदर सवाल उठा था। ये काया पलट उसी वक्त हो गई थी जब कशमाला अस्पताल में थी। किसी मिसेस अफंदी मुस्कुरा के बोली वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने कशमाला को सब बातें बताई थी, तुम्हारी मोहब्बत है दीवानगी की किस्से सुनाए और उसे रिक्वेस्ट भी की कि वो मेरे बेटे को माफ़ करके अपना ले। फिर क्या फिर वो मान गई। वो बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, अल्लाह नसीब अच्छे करे। लेकिन वो उस रोज़ जो कुछ उसने अपने घर में मुझसे कहा वो बस थोड़ा सा ड्रामा था और थोड़ा सा गुस्सा। मिसेस अफंदी सहूलियत से सब बता रही थी, मगर जब उसने सबको इनविटेशन कार्ड दिए तो सब ने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? सॉरी सर, मैडम ने बताने से मना किया था। उसका सवाल किसी ने सुन लिया था, इसलिए तमाम स्टाफ वालों ने हंसते हुए कोर्स में जवाब दिया। और जो कार्ड मैंने आपको दिया था वो तो आपने देखा ही नहीं और मुझे हैंड
مجھے 100% امید تھی کہ آپ وہ کارڈ نہیں دیکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کشمارا نے آہستگی سے لقمہ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غصے میں عقل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ لیکن یار آج تو بتا دینا تھا، میری حالت دیکھی ہے تم نے؟ میں کم از کم تیار ہو کے تو آتا۔ وہ خفا ہو رہا تھا، تو اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی، کپڑے بھی بس سادہ سے تھے، بالوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، بے حد ناآم سا حلیہ تھا، پورا مجنوں لگ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی فیروزی کامدار لہکا پہنے کر فیس سی دلہن بنی حوروں کی مانند دے رہی تھی۔ عزت کی نظروں میں دار کی اتر آئی تھی۔ کشمارا نے نظر چرا کر چہرہ جھکا لیا، اور اس کے چہرے کے ساتھ عزت جھکتے ہوئے اس کا شعر پڑا تھا، نہ نگاہ پھیر ساکی نہ برت بے نیازی، تیرے پاس آئے ہیں ہم کئی راستے بدل کے۔ کشمارا اس کے شعر پہ مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے انگوٹھی پہنا کر فارغ ہوا تھا۔ سارا حیدر نے دونوں کی نظر اتارے، سب کے ساتھ ہال میں جا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اب رسمیں کہنے کا حق مرزا افندی اور امینہ بیگم کو تھا، جو مائیں ہونے کا حق ادا کرتی پھر رہی تھی۔ آج صبح انہوں نے واپس اسلام آباد چلے جانا تھا۔ انہیں کشمالہ نے بلایا تھا، اور وہ غیروں کی طرح آ گئی تھی۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، اور دلہا دلہن اپنی محبتوں میں مگن تھے۔ اب بتاؤ میرے بیڈ روم میں جاؤ گی یا نہیں؟ عزو کے معنی خیز سے سوال پہ اس کا چہرہ بلش ہو گیا۔ بتاؤ نا جاؤ گی؟ وہ اصرار کر رہا تھا۔ ہاں مجبوری ہے، کیونکہ اب آپ کا بیڈ روم میرا بھی بیڈ روم ہوگا، اس نے جواب دیا مگر دلیل کے ساتھ۔ ہاں ہاں ہاں، عزت فلک شگاف کہہ لگا کر ہنسا۔ سجی سوری دلہن کے ساتھ اسٹیج پہ ملچکا ساتھ دلہن دے کر باقی سب بھی مسکرا رہے تھے۔ سچویشن بھی کچھ ایسی تھی کہ دلچسپ اور خوشگوار، جذبوں، چاہتوں اور محبتوں سے بھرپور۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، جس کا نام تھا نہ برت بے نیازی۔ کیسا لگا بائی نبیلہ عزیز؟ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لے کر سبسکرائب میرا چینل، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی خبر ملتی رہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل یا پرسوں۔ اللہ حافظ۔